हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, करियर मेंटर एकेडमी। तो आप लोगों ने देखा था कि पिछले लेक्चर में हमने इंग्लिश का डिस्कस किया था, डिटर्मिनर के बारे में। हमने देखा था कि डिटर्मिनर दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किए थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के डिटर्मिनर के अंदर हमने देखा था कि तीन तरह के डिटर्मिनर हमारे पास होते हैं। जो मेन डिटर्मिनर हमारे होते हैं वो होते हैं आर्टिकल्स। उनको हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप बी कैटेगरी के अंदर कौन से डिटर्मिनर होते हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हम करते हैं। तो आइए उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर सबसे पहले जो आने वाला है डिटर्मिनर मेरा, वो होता है सम। SOME, सम, जिसका मतलब होता है कुछ या थोड़ा। अगर हम बात करें तो सम जो है वो कैसे यूज़ होता है, जैसे मैं सेंटेंसेस के साथ आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैं किसी सेंटेंस के साथ लिखता हूँ सम बॉयज़, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया सम मनी। तो आप यहाँ पर देखिए कि बॉयज़ कैसा सेंटेंस है और मनी कैसा सेंटेंस है। तो आप देखेंगे कि बॉयज़ कैसा है। बॉयज़ काउंटेबल नाउन है, इट इज़ अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन, काउंटेबल एंड प्लूरल नाउन। और ये कैसा है मनी, मनी इज एन अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने देखा कि जो मेरा सम है उसको मैं काउंटेबल प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको सिंगुलर ही बोला जाएगा। यहाँ पर जैसे मनी है, मनी मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आपको रिप्रेजेंट करना है कि आपके पास कितनी मनी है तो आप बताओगे कि 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़। अगर आप खाली मनी का हवाला देते हो तो आपको नहीं पता है कि मनी कितनी है कितनी नहीं है। हो सकता है 1 रुपये हो, 2 रुपये हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो। तो दिस इज अनकाउंटेबल, इट इज़ नॉट डेफिनेट। तो हमने देखा कि सम जो है वो नाउन के साथ यूज़ हो रहा है, मेरा बॉयज़ नाउन है, मनी जो है वो नाउन है। और इसका यूजेज कैसे होगा, इसका यूजेज जो होगा वो होगा अनकाउंटेबल। अगर मेरा नाउन है तो वो सिंगुलर होगा, और अगर मेरा काउंटेबल नाउन है तो हमेशा प्लूरल होगा। जैसे हमने देखा सम बॉयज़, अब इसी में जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ सम प्लांट्स या सम ट्रीज। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो ये कैसा हुआ, मेरा काउंटेबल नाउन हुआ और कैसा प्लूरल नाउन है, तो इसलिए इसके साथ सम का यूज़ हुआ। अगर मुझे किसी एक काउंटेबल कैटेगरी के अंदर से कुछ को छांटना है, कुछ को, इसका मतलब क्या होता है सम, सम बॉयज़, कुछ लड़के। तो अगर मुझे कुछ छांटने हैं तो वो मेरे पास मल्टीपल आइटम्स होंगी। और अगर मेरे पास कोई अनकाउंटेबल आइटम है, अनकाउंटेबल मतलब उसकी तो गिनती ही नहीं की जा सकती, तो उसमें से भी मैं कुछ चीज़ें छांट सकता हूँ, तो वो सम मनी। आप इसको ट्रांसलेशन के लहजे से अगर याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप रूल रूल खेलना चाहते हो तो रूल के अकॉर्डिंग ये है कि काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ सम का यूज़ होगा और अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ सम का यूज़ होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या सम जो है हमारा, जैसे हमने लिखा, क्या उसको जैसे हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था कि ऑफ नाउन प्लस नाउन इस तरह से थे, तो क्या इसको हम उस लहजे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। जैसे सेंटेंस मेरा होता है, मोस्ट कॉमनली हम इन सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं सम ऑफ देम। तो आप यहाँ पर देखिए कि देम जो है वो कैसा है, वो कैसा सेंटेंस है। देम जो है वो एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो देम क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है, और ऑफ क्या हुआ, मेरा प्रेपोजिशन हुई। तो मैंने देखा कि डिटर्मिनर प्लस ऑफ प्लस प्रोनाउन, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो सम ऑफ देम, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि सम के बाद अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो मैं ऑफ का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि प्रेपोजिशन का यूज़ मैं करूँगा। जैसे इसके अंदर और सेंटेंस आप देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस में लिखता हूँ सम ऑफ यू। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगेन मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास प्रोनाउन आया, ऑफ आया, और सम का यूज़ हमने किया है। अब आगे हम देखते हैं कि नाउन के साथ इसको किस किस टाइप से यूज़ किया जा सकता है। अगर मैं नाउन की बात करता हूँ, अगर मैं नाउन की बात करता हूँ, मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा था सम बॉयज़। मैंने देखा मेरा सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि सम प्लस नाउन। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि सम
प्लस नाउन का मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि इसके अंदर अगर मैं ऑफ लगा दूँ तो क्या मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा? नहीं। अगर मैं यहाँ पर ऑफ लगाता हूँ तो उसके बाद मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? अगर मैं सम के बाद ऑफ लगाता हूँ, सम ऑफ बॉयज़ अगर मैं लिखता हूँ तो ये सेंटेंस मेरा सही नहीं है। सही नहीं है तो इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर द का यूज़ करना होगा, सम ऑफ द बॉयज़, राइट, सम ऑफ द बॉयज़, क्योंकि आप डेफिनेट हो, आप यहाँ पर डेफिनेट हो, आपको लड़के चुनने हैं। अगर डेफिनेट है तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। तो अगर प्रेपोजिशन पहले आ गई है और सम के बाद प्रेपोजिशन आई है और उसके बाद आपका नाउन आया है, तो अगर वो प्लूरल नाउन है तो आपको द का यूज़ करना पड़ेगा। सो हम बोलेंगे कि सम ऑफ द बॉयज़। ये हम देख ही चुके हैं कि सम के साथ अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो प्लूरल ही आएगा। अगर यहाँ पर वो सम ऑफ द बॉय कर देता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, बॉय की जगह बॉयज़ आना था, राइट। तो ये हमने देखा सम के कुछ रूल। अब उसके बाद कुछ और रूल हैं इसके, जैसे हम देखते हैं कि ट्रांसलेटिव पर्पज से सम को हम कैसे देख सकते हैं कि सम का यूज़ अगर कहीं पर हुआ है तो वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। जैसे कि एक सेंटेंस है, आई गॉट सम ऑफ द इंटरव्यू कॉल्स, I got some of the interview calls from different colleges. From different colleges. तो अब यहाँ पर आप देखिए वो बोलता है कि I got some of the interview calls from different colleges. अब यहाँ पर देखिए कि some of the interview calls उसने यूज़ किया है। अब इंटरव्यू की कॉल्स आई हैं उसे अलग अलग कॉलेजेस से, तो क्या यहाँ पर डेफिनेट है कि कितनी कॉल आई हैं कितनी नहीं आई हैं? यहाँ पर उस चीज़ का डेफिनेट नहीं है। मुझे नहीं पता है कि मुझे कितनी कॉल मिली है कितनी कॉल नहीं मिली है। मैंने यहाँ पर बोल दिया आई गोट सम ऑफ द इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस। अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ तो ये मेरा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऑफ द को हटाना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा आई गोट सम इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस। सो अगेन हम वही डिस्कस करते हैं कि अगर मेरे पास अनकाउंटेबल है, आप जिस चीज़ को गिन नहीं सकते, आपको नहीं पता है जो चीज़ डेफिनेट, स्पष्ट नहीं हो आप, तो आप वहाँ पर क्या करोगे? सम इंटरव्यू कॉल्स ऐसे यूज़ करोगे। और अगर आप डेफिनेट हो तो फिर आप ऑफ प्लस द का यूज़ कर सकते हो। अब इसी के अंदर कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सम ऑफ द बॉयज़ आर हैबिचुअली शर्कर्स। तो वो बात कर रहा है लड़कों के बारे में। देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा है, आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि सेंटेंस एकदम करेक्ट है, लेकिन आप देखिए सम ऑफ द बॉयज़ आर हैबिचुअली शर्कर्स। वो बोल रहा है कि कुछ लड़कों के बारे में बात कर रहा है, कुछ लड़कों की आदतों के बारे में यहाँ पर बात हुई है। सम ऑफ द बॉयज़ आर हैबिचुअली, कुछ लड़कों की आदतों के बारे में बात हुई है। अगर कुछ लड़कों की आदतों के बारे में बात कर रहा है तो आपको ये नहीं पता कि किन लड़कों के बारे में बात कर रहा है। अगर ये नहीं पता, आप डेफिनेट नहीं हो, तो फिर आप डेफिनेट का यूज़ कैसे कर सकते हो? तो आप इसको हटाओगे तो इसका करेक्ट जो यूज़ होगा वो होगा सम बॉयज़ आर हैबिचुअली शर्कर्स, राइट। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब इस सेंटेंस को मैं एक तरीके से और करेक्ट कर सकता था। वो तरीका ये था कि सम ऑफ द बॉयज़ मैंने लिखा रहने दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया, इस सेंटेंस को डेफिनेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ऐड कर दी। वो लाइन ये थी, सम ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब करेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि जिन लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं वो क्लास के स्टूडेंट हैं, राइट। वो एक पर्टिकुलर क्लास के हैं। तो सेंटेंस अगर डेफिनेट है तब आप इसका यूज़ कर सकते हो, और अगर डेफिनेट नहीं है तो आप इसका यूज़ नहीं करोगे। स्पष्ट अगर आप नहीं हो तो आप इसका यूज़ नहीं करोगे। स्पष्टता के साथ ही इसका यूज़ आपको करना है। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, इस चीज़ का पता चल गया होगा।
अब हम आगे देखते हैं सम के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हमने ये बात डिस्कस की थी कि सम को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जो हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, हमने ये बोला था कि उनके साथ हम इनको नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जहाँ पर ये किसी व्यक्ति को इशारा कर रहे हो जो कि आपका नोन हो सकता है या अननोन हो सकता है, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ का। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सम मिस्टर बॉन्ड is at the door. Some Mr. Bond is at the door. He wants to see you. He wants to see you. अब वो बोलता है कि दरवाजे पर कोई मिस्टर बॉन्ड खड़े हैं। He wants to see you. वो तुम्हें देखना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो बंदा बता रहा है वो मिस्टर बॉन्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वो मिस्टर बॉन्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। और मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसका यूज़ मैं सम के बाद कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो किसी व्यक्ति की ओर इशारा करता है, चाहे वो आपका नोन है या अननोन है। अब हो सकता है कि इसको वो बंदा मिस्टर बॉन्ड जानता हो और हो सकता है ये उसको जानते हो या ना जानते हो, तो परिचित भी हो सकता है या अपरिचित भी हो सकता है। अब इसने तो ये बात बोल दी, सिंपली आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे कि कोई मिस्टर बॉन्ड खड़ा है दरवाजे पर, उसने अपना नाम बताया कि मिस्टर बॉन्ड है और वो आपको देखना चाहता है, राइट। जैसे कि एक सेंटेंस और देख लेते हैं इस तरह का। द पुलिस फाइंड ए बाइक पार्क्ड इन। द पुलिस फाइंड ए बाइक पार्क्ड इन नहीं, पार्क्ड एट आएगा, पार्क्ड एट सम पैलेस इन सम प्लेस इन उदयपुर। सो पुलिस फाइंड ए बाइक, पुलिस फाउंड आएगा, फाउंड ए बाइक, पास्ट में बात कर रहे हैं, तो पुलिस फाउंड ए बाइक पार्क्ड एट सम प्लेस इन उदयपुर। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है वो कि पुलिस को एक बाइक मिली है जो पार्क है उदयपुर में किसी स्थान पर। अब देखिए आपको स्थान के बारे में बताया गया है, यहाँ पर एक इंसान के बारे में बताया गया था और यहाँ पर किसी स्थान के बारे में बात हुई है और उसके साथ सम का इस्तेमाल किया गया है। तो बात ये हुई कि वो स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानता है, उसे नहीं पता कि उदयपुर में किस जगह के बारे में बात हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास कोई सिंगुलर है तो मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ, अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ मैं सम का यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ कि प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लेसेस जो है वो काउंटेबल नाउन है। प्लेसेस को हम गिन सकते हैं, कितनी लोकेशन होंगी, 2, 4, 8, 10, 20, 50, 100, जितनी भी लोकेशन है हम उनको काउंट कर सकते हैं। सो अगर कोई सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर ऐसे होगा कि स्थान तो एक ही होगा ना, एक बाइक मल्टीपल जगह एक साथ खड़ी नहीं रह सकती। तो आप देखिए कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन उसके साथ अगर किसी स्थान की बात हो रही है उस नाउन में, तो हम सम का यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है तब भी हम सम का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग आप देखते हो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि मेरा सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये हुए सम के कुछ बेसिक रूल। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट मेरा जो डिटर्मिनर होता है वो होता है एनी। वो होता है एनी, ANY, एनी। अब एनी का मतलब कोई भी या कुछ, इसका मतलब होता है। तो अब एनी के बारे में हम बात करते हैं। अब जैसे कि सम के बारे में हमने देखा था, मैंने सम के बारे में बताया था कि या तो काउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल होगा, उसके साथ यूज़ करेंगे, और अगर सिंगुलर है तो सिर्फ और सिर्फ वो किसी का नाम या स्थान के बारे में अगर बात कर रहा है तब ही मैं यूज़ करूँगा, नहीं तो मैं यूज़ नहीं करूँगा। और अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ मैं सम का यूज़ करता हूँ।
तो एनी के केस में ऐसा क्या है, हम इसको किसके साथ यूज़ करते हैं? तो एनी के केस में आप देखिए, जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, एनी हेल्प, एनी हेल्प, एनी मनी। अब देखिए एनी हेल्प, एनी मनी, मैं लिख देता हूँ एनी मैन, एनी बुक्स, ऐसे मैं लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमने जिसका यूज़ किया है, यहाँ पर ये जो मेरा नाउन है, पहले केस के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो वो कैसा है? एनी हेल्प, अनकाउंटेबल, मदद को गिना नहीं जा सकता। एनी मनी, दैट इज आल्सो अनकाउंटेबल। एनी मैन, सिंगुलर काउंटेबल। एनी बुक्स, काउंटेबल प्लूरल। तो हमने देखा कि चाहे मेरा नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, सिंगुलर मेरा प्लूरल नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, या सिंगुलर नाउन है, या अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैं उसके साथ एनी का यूज़ कर सकता हूँ। एनी मेरा कहीं भी फिट बैठ जाता है। अगर ये कहीं पर भी फिट बैठ जाता है तो फिर हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर सिंगुलर नाउन होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप एनी का यूज़ जहाँ पर भी देखेंगे तो वो वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ सिंगुलर होगा सेंटेंस। वैसे इसका प्लूरल के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगुलर के साथ इसको यूज़ करते हैं हम। और इसका जो सबसे बेसिक यूज़ है वो यूज़ ये है कि हम एनी को ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन एनी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके साथ नो या नोट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस यूज़ के हिसाब से। मैं बोलता हूँ कि एनी मैन कैन गेट सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। अब देखिए बात किसके बारे में हो रही है? किसी आदमी के बारे में बात हो रही है। एनी मैन यानी कि कोई भी व्यक्ति, कैन गेट सक्सेस इन दिस वर्ल्ड, कोई भी व्यक्ति इस संसार के अंदर क्या कर सकता है? सक्सेस प्राप्त कर सकता है, सक्सेस पा सकता है। ठीक है, अब ये सेंटेंस कैसा हुआ? ये सेंटेंस हुआ मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अगर मैं बात करूं कि नेगेटिव सेंटेंस फिर कैसा होगा, तो मैं उसको लिखूंगा आई हैव नॉट एनी मनी लेफ्ट विद मी। अब आप यहाँ पर देखिए क्या सेंटेंस लिखा है मैंने लिखा है आई हैव नॉट एनी मनी लेफ्ट विद मी। अब सेंटेंस की नेचर कैसी हो गई? यहाँ पर नेगेटिव नेचर हो गई। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें वो बोल रहा है कि मेरे पास अब कोई भी पैसा नहीं बचा है। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है। आई हैव नो एनी मनी लेफ्ट विद मी। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर एनी का यूज़ किसी भी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हुआ है तो आपको नोट जैसे शब्दों का यूज़ करना पड़ेगा जो नेगेटिव मीनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको अगेन वही बात बताना चाहूँगा कि जैसे सम के साथ जो नियम लागू थे, सम ऑफ द, जो नाउन जैसे सम ऑफ द बॉयज़ किया था, सम बॉयज़ किया था, सेम टू सेम नियम एनी के केस में भी लागू होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एनी एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको। एनी केयरफुल पर्सन कैन गेट सक्सेस प्रोवाइडेड ही इज परसिस्टेंट। अब देखिए सेंटेंस के अंदर क्या बोलता है? एनी केयरफुल पर्सन कैन गेट सक्सेस प्रोवाइडेड ही इज परसिस्टेंट। अब जैसे हमने वहाँ पर बात की थी, हमने वहाँ पर सेंटेंस को देखा था कि मेरे पास काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसके बारे में हमने बात की थी। डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एनी केयरफुल पर्सन, कोई भी ध्यान देने वाला व्यक्ति, कैन गेट सक्सेस प्रोवाइडेड, बशर्ते ही इज परसिस्टेंट, वो एक मेहनती लगनशील व्यक्ति है। तो यहाँ पर जिसकी बात हुई है
वो किस व्यक्ति के बारे में बात हुई है। व्यक्ति के बारे में हम एक्चुअल में नहीं जानते हैं, हमने बस एक ये डिसाइड कर लिया कि वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है जो कि केयरफुल हो, तो हमने उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर दिया कि कोई भी केयरफुल व्यक्ति यहाँ पर हो सकता है, राइट। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं। एनी ऑफ द स्टूडेंट in the class can answer the question। तो यहाँ पर सेंटेंस के अंदर क्या बोला है, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स आएगा, सॉरी, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास कैन आंसर द क्वेश्चन। अगर कहीं से चूज कर रहा है तो ध्यान रखिएगा नाउन आपका प्लूरल होगा। अगर ऑफ द, जैसे सम के साथ भी मैंने आपको ये रूल बताया था, सम ऑफ द बॉयज, अगर वो कहीं से चूज कर रहा है तो वो बहुत सारे व्यक्ति होंगे, सो दैट इज ऑलवेज प्लूरल। तो अगर काउंटेबल है तो प्लूरल होगा। तो आप देखिए, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास कैन आंसर द क्वेश्चन, तो कोई भी बच्चा क्लास के अंदर से सवाल का जवाब दे सकता है। अब इसी पे एक सेंटेंस जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, वो आपको दिखने में ग्रामेटिकली करेक्ट लगेगा और होता इनकरेक्ट है, जैसे एनी ऑफ द ग्रेजुएट्स इज एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। अब आप यहाँ पर देखिए, उसने बात किसकी की है, एनी ऑफ द ग्रेजुएट्स की, एनी ऑफ द ग्रेजुएट्स। अब आप यहाँ पर देखिए कि सेंटेंस मेरा क्या हो गया, मैं डेफिनेट नहीं हूँ कि कौन से ग्रेजुएट्स, एनी ऑफ द ग्रेजुएट्स। तो यहाँ पर मेरा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि मुझे स्पष्टता नहीं है कि किन ग्रेजुएट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने वहाँ पर बताया था कि बॉयज़, या तो मैं इन द क्लास कर देता हूँ तो करेक्ट हो गया था मेरा सेंटेंस। तो सेम टू सेम रूल यहाँ पर भी अप्लीकेबल होगा कि एनी ऑफ द ग्रेजुएट्स, अगर आपको स्पष्टता है तो आप ऑफ द का यूज़ करोगे, और अगर आपको स्पष्टता नहीं है तो आप सिंपली इसके अंदर यूज़ करोगे एनी ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। ये एस भी आपका हट जाएगा, एनी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट। एनी जो है वो कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर नाउन भी आपका कैसा यूज़ होगा, सिंगुलर यूज़ होगा। सो एनी ग्रेजुएट इज़ एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम, राइट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी ये बात। अब एनी की कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, वो क्या है। आगे बोला गया है कि एनी को ना डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस के अंदर यूज़ किया जा सकता है। जैसे डेली यूजेस के अंदर आप देखते हो, वर्ड हम बोलते हैं एनी गुड, एनी यूज़, और हम बोल देते हैं कि एनी डिफरेंट। अब सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस में आपको दिखाता हूँ कि सेंटेंस इस टाइप से होगा, वाज टुडेज लेक्चर एनी डिफरेंट फ्रॉम यस्टरडेज। क्या आज का लेक्चर कल वाले से कुछ अलग था। तो सेंटेंस अगर मैं देखता हूं तो मेरा ग्रामेटिकली सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, वाज टुडेज लेक्चर एनी डिफरेंट फ्रॉम यस्टरडे। तो इन फॉर्म्स का एनी के साथ यूज़ किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हम नॉर्मली डेली वोकैब में, जो बच्चे मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं तो उनको इस बारे में पता होगा कि ये सब डेली यूसेज में हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एनी को कैसे कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था कि एनी का जो मतलब वर्ड का मतलब होता है, एनी का मतलब होता है कोई भी। तो कोई भी जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। नेगेटिव अगर मुझे इसको बनाना है तो मुझे साथ में नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ही हैज़ नो मनी, he has
नो मनी। अब यहाँ पर देखिए नो का यूज़ हुआ है तो सेंटेंस मेरा बिल्कुल नेगेटिव है, एनी का कहीं यूज़ नहीं हुआ है। अब अगर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, ही हैज़ नोट एनी मनी। अब आप देखिए क्या सेंटेंस के मतलब में कोई फ़र्क आया? यहाँ पर भी वो बोल रहा है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, यहाँ पर भी वो बोल रहा है ही हैज़ नोट एनी मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है। तो अगर मेरा दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि नोट एनी इज़ इक्वल टू नो। या तो मैं नो का यूज़ कर लूँगा या नोट एनी का यूज़ कर लूँगा। तो इन दोनों में से मैं सिर्फ और सिर्फ एक का ही यूज़ करूँगा। अगर कहीं पर भी यहाँ ऐसे आ जाता है नो एनी, नो एनी आ जाता है तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वो आपको दिखने में लगेगा कि सेंटेंस करेक्ट है लेकिन वो करेक्ट होगा नहीं। जैसे कि एक देख लेते हैं, ही हैज़ नो एनी पेन। अब अगर यहाँ पर सेंटेंस आ गया है ही हैज़ नो एनी पेन तो आपको दिखने में लगेगा कि शायद सेंटेंस करेक्ट है। तो देखिए इसके अंदर या तो मैं एनी को रिमूव कर दूं, यहाँ से एनी को हटा दूं, ही हैज़ नो पेन, तब मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ पर टी लगा देता हूँ, ही हैज़ नोट एनी पेन, तब मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे एनी के कुछ रूल जो आपको उम्मीद है समझ आए होंगे। अब हम तुलना करने वाले हैं कि हमने पढ़ा है सम को और हमने पढ़ा है एनी को। हमने दो सेंटेंसेस पढ़े हैं, एक पढ़ा है सम, एक पढ़ा है एनी अभी। तो हम डिफरेंस करते हैं कि सम और एनी के अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ जो हमने डिस्कस कर ली वो तो हमने देख लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनके अंदर डिससिमिलरिटीज़ क्या हैं, क्या कुछ है इनके अंदर। तो हमने देखा कि दोनों ही जो डिटर्मिनर हैं वो एक निश्चित संख्या या क्वांटिटी बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये भी बोल रहा है कि इसमें से कुछ उठा ले, ये भी बोल रहा है कि किसी को भी उठा ले। हमने ये बात देखी। लेकिन जहाँ सम का यूज़ अफर्मेटिव वाक्यों में किया जाता है, अफर्मेटिव मतलब कि जो पॉजिटिव वाक्य होते हैं उनके अंदर एनी का यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर किया जाता है या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर किया जाता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई वुड लाइक टू हैव सम वाटर। मैं कुछ पानी लेना पसंद करूँगा, थोड़ा पानी लेना पसंद करूँगा। इस सेंटेंस में वो ये बोल रहा है। अगर यहीं पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, डू यू हैव एनी मनी ऑन यू। अब ये कैसा क्वेश्चन हुआ? ये जो सेंटेंस हुआ वो हुआ क्वेश्चन मार्क वाला, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है मतलब प्रश्नवाचक आपके पास सेंटेंस है। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस है तो यहाँ पर मैंने किस चीज़ का यूज़ कर लिया है? एनी। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? डू यू हैव एनी मनी ऑन यू, तुम्हारे पास कोई पैसा है? अब यहाँ पर वो बोल रहा है आई वुड लाइक टू हैव सम वाटर, नोट आई वुड लाइक टू हैव एनी वाटर नहीं यूज़ करेंगे हम, आई वुड लाइक टू हैव सम वाटर। डिफरेंसेस को देखिए। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ नेगेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट एनी डाउट ऑन योर क्वालिटी। आई हैव नॉट एनी डाउट इन योर क्वालिटी, ओनली इन योर क्वालिटी। आई हैव नॉट एनी डाउट इन योर क्वालिटी। अब मैंने क्या बोला था कि या तो नो एनी का यूज़ नहीं होगा, या तो नो का यूज़ कर लीजिए या नोट एनी का यूज़ कर लीजिए। तो ये मेरा सेंटेंस यहाँ पर तो करेक्ट है। ये बोल रहा है आई हैव नॉट एनी डाउट इन योर क्वालिटी। तो यानी कि उसने किस चीज़ के बारे में बात की है? ये सेंटेंस मेरा नेगेटिव नेचर का हुआ। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस है। तो तीन तरह के ही हमारे पास मेनली सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। तो हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम एनी का यूज़ किया जाएगा और सम का जो यूज़ है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर किया जाएगा। ठीक है, अब और सेंटेंसेस इसके ऊपर मैं देख लेता हूँ। जैसे नेगेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस देखते हैं,
आई कैन गेट सक्सेस, इसको ऐसे लिखिए, आई ऑलवेज फील दैट आई कैन गेट, I always feel that I can get success without some help of you। अब देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, I always feel that I can get success without some help of you। तो यहाँ पर आप बात करेंगे कि सम का यूज़ हुआ है और हमने देखा है कि नेगेटिव सेंटेंसेस जो मेरे होते हैं वहाँ पर मैं सम का यूज़ नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर सम की जगह पर क्या यूज़ करूँगा मैं, सम की जगह पर मैं यूज़ करूँगा एनी, विदाउट एनी हेल्प ऑफ यू। अब मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया। नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो सिर्फ नो, नोट, ये वाले सेंटेंस ही नहीं होते हैं। मैं आपको एक नेगेटिव सेंटेंस और बताना चाहूँगा। जैसे कि मेरे पास एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, हार्डली somebody turned up the meeting, turned up at the meeting, preposition का भी यूज़ करें, turned up at the meeting। अब यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ हुआ है आपका हार्डली, इसका मतलब ये हुआ है, इसका मतलब ये होता है, ये एक नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जैसे हार्डली, स्कार्सली, ये सब जो सेंटेंस होते हैं, नेवर वगैरह, ये सब ये नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव नेचर के होते हैं। हार्डली का मतलब हार्डली समबडी टर्न्ड अप एट द मीटिंग, ये मजाकिया स्वभाव में जैसे किसी को ताना मारने वाली बात बोली जाती है तो उसमें बोला जाता है कि हार्डली, मुश्किल से कोई पहुंचा होगा मीटिंग के अंदर। तो हार्डली समबडी टर्न्ड अप एट द मीटिंग, अगर मेरे पास हार्डली का यूज़ हो गया है तो मेरा सेंटेंस कैसा हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो यहाँ पर मैं समबडी का यूज़ नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा हार्डली एनीबडी टर्न्ड अप एट द मीटिंग। तो हमने देखा कि जो सेंटेंसेस मेरे होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, वहाँ पर मैं एनी का यूज़ करता हूँ। अब मैं आपको कुछ वर्ड बताता हूँ जो मेरे नेगेटिव मीनिंग को शो करते हैं। जैसे उसके अंदर आपके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं उनको नोट कर लीजिएगा। जैसे हार्डली है, स्कार्सली वर्ड है, ऐसे ही होता है, सेल्डम, बेयरली, सेल्डम हो गया, बेयरली हो गया आपका, और रेयरली या रेयर जिसको हम बोलते हैं, रेयरली, लिटल, फ्यू, ये जो शब्द होते हैं ये अगर कहीं पर यूज़ हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। ये सभी के सभी वो ताना मारने वाली भाषा है जो यूज़ की जाती है। तो इन सेंटेंसेस के बारे में ध्यान रखना, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, रेयरली और लिटिल फ्यू। तो इन सेंटेंसेस के ऊपर आगे आपको प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कराऊंगा, तब टाइम टू टाइम हम देखेंगे कि अच्छा ये सेंटेंस ऐसा आया है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो अभी के लिए आप इनको नोट डाउन करके रखिए, जस्ट आपके माइंड में रहेंगे कि अच्छा ऐसे वर्ड्स भी कुछ होते हैं, जिससे आपको पता रहे, एक आइडिया रहे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने बताया कि एनी का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सम का यूज़ किया जाता है। जैसे हम किसी को भी पूछते हैं, वुड यू लाइक टू टेक सम वाटर। अब हम किसी को भी, कोई भी व्यक्ति आता है तो हम उसको पूछते हैं कि क्या पानी लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं वुड यू लाइक टू टेक सम वाटर। यहाँ पर एनी का यूज़ नहीं करेंगे, वुड यू लाइक टू टेक एनी वाटर, एनी का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सम का यूज़ होता है। तो मैंने देखा यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और वहाँ पर भी सम का यूज़ हुआ है। ऐसे ही मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ,
कुड आई बोरो सम बुक्स फ्रॉम यू। यहाँ पर भी देखिए वो बोल रहा है कुड आई बोरो सम बुक्स फ्रॉम यू। यहाँ पर भी वो उससे उधार मांग रहा है कुछ किताबें, तो यहाँ पर भी एनी का यूज़ नहीं होगा, सम का यूज़ हुआ है। तो मैंने देखा कि सिमिलैरिटी क्या बनी कि अगर मैं किसी चीज़ को कोई ऑफ़र कर रहा हूँ, यहाँ पर पूछ रहा हूँ किसी चीज़ की, मैं मंजूरी ले रहा हूँ, पूछ रहा हूँ किसी चीज़ को, तो वहाँ पर किस चीज़ का यूज़ हुआ है? सम का यूज़ हुआ है, चाहे वो मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब अगर किसी से किसी चीज़ को पूछूंगा तो वो इंटेरोगेटिव नेचर का ही होगा, प्रश्नवाचक ही वाक्य होगा। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है और मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो वहाँ पर मैं एनी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, तब मैं वहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा? सम का इस्तेमाल करूँगा। तो बस ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग आप इसको सिंपली लर्न करके रख सकते हो कि जहाँ पर भी मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो वहाँ पर मैं सम का यूज़ करूँगा। जैसे वुड यू लाइक टू टेक सम वाटर, कुड आई बोरो सम बुक्स फ्रॉम यू, राइट। ठीक है, अब उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे हम बात करते हैं कि जैसे मेरे पास सम होता है, एनी होता है, ऐसे ही मेरे पास दो वर्ड और होते हैं। वो होते हैं समथिंग, एक वर्ड होता है मेरे पास एनीथिंग। तो समथिंग और एनीथिंग के बीच में क्या डिफरेंस है? तो जो डिफरेंस सम और एनी के बीच में है हमने डिस्कस किए, वही सेम टू सेम डिफरेंस समथिंग और एनीथिंग के बीच में भी होंगे। अब समथिंग का जो यूज़ है वो मतलब इस टाइप से एक इम्पोर्टेंट यूज़ है इसका, जो सेपरेट यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देयर इज़ समथिंग इन दिस लेक्चर। सेंटेंस के अंदर बोला है देयर इज समथिंग इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर कुछ है, या देयर इज समथिंग वंडरफुल, समथिंग वंडरफुल अबाउट दिस मूवी। तो यहाँ पर वो किसके बारे में बात कर रहा है? मूवी के बारे में बात कर रहा है। तो ये हुए समथिंग और एनीथिंग के बीच के डिफरेंसेस, जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बताए। तो यहाँ पर सम और एनी की कहानी होती है ख़त्म। सम कहाँ पर यूज़ होगा, एनी कहाँ पर यूज़ होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके बीच के डिफरेंसेस क्या हैं और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। और जो डिफरेंस सम और एनी के बीच का है वही समथिंग और एनीथिंग के बीच का भी रहने वाला है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा था सम और एनी का यूज़, तो अब कुछ इनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं उनको आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस टाइप से आपके पास प्रॉब्लम्स पेपर में आती हैं और एरर स्पॉटिंग किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो देखिए पहला सेंटेंस है, इट इज़ necessary, it is necessary that we take any steps to reduce pollution, to reduce pollution soon। अब देखिए आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, बैंक पीओ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। उसने क्या किया, वी टेक एनी को बोल्ड करके दे दिया और बोला है कि जो बोल्ड पार्ट है उसको इम्प्रूव कीजिए, उस सेंटेंस को आपको इम्प्रूव करना है। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है ऑप्शन के अंदर। अब आप यहाँ देखिए, इट इज़ नेसेसरी दैट वी टेक एनी स्टेप्स टू रिड्यूस पोल्यूशन सून। अब यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर वर्ड का क्या यूज़ हुआ है? यहाँ पर वर्ड देखिए, आपके पास नाउन जो यूज़ हुआ है वो है स्टेप्स। स्टेप्स स्टेप्स अगर आपके पास यूज़ हुआ है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्लूरल वर्ड के साथ सम फिट बैठेगा, ना कि एनी फिट बैठेगा। तो यहाँ पर जो मेरा करेक्टेड फॉर्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए वी टेक सम स्टेप्स टू रिड्यूस पोल्यूशन सून। तो यानी कि मैं इसको करेक्ट करूँगा तो मैं एनी को रिप्लेस करूँगा यहाँ पर सम के साथ।
तो मेरा करेक्ट सेंटेंस होगा वी टेक सम स्टेप्स टू रिड्यूस पोल्यूशन सून। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। वन नेक्स्ट है वन कैन नॉट हैव अ फ्यू डाउट्स one cannot have a few doubts about safety. One cannot have a few doubts about safety when a spaceship takes off। अब यहाँ पर क्या बोला है, सेंटेंस के अंदर दिया है वन कैन नॉट हैव अ फ्यू डाउट्स। ए फ्यू डाउट्स को उसने अगेन बोल्ड करके दे दिया और उसने आपसे पूछ लिया है कि सेंटेंस को इम्प्रूव कीजिए। अब सेंटेंस के अंदर जब आप देखते हो तो उसने दिया है वन कैन नॉट हैव अ फ्यू डाउट्स अबाउट सेफ्टी व्हेन अ स्पेसशिप टेक्स ऑफ। अब नेगेटिव फॉर्म का सेंटेंस है, हमने देखा है कि अगर नेगेटिव फॉर्म का सेंटेंस मेरे पास यूज़ हुआ है तो वहाँ पर मैं किस चीज़ का यूज़ करता हूँ, एनी का यूज़ करता हूँ। अब फ्यू जो है वो ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है और आप दो नेगेटिव वर्ड्स को सेंटेंस के अंदर यूज़ नहीं करोगे। नेगेटिव वर्ड का नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो एक आपके पास वर्ड भी उसको बता सकता है कि ये नेगेटिव फॉर्म का सेंटेंस है, तो यानी कि मुझे यहाँ पर फ्यू का यूज़ नहीं करना होगा। तो अगर फ्यू का यूज़ नहीं करना है तो फिर मैं किसका यूज़ करूँगा, एनी का यूज़ करूँगा। यानी मेरा करेक्ट सेंटेंस होगा एनी डाउट्स। Any doubts? One cannot have any doubts about safety when a spaceship takes off। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में कहता है आई कैन नॉट एक्सेप्ट आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग I can accept anything than dishonesty। I can accept anything than dishonesty। अब यहाँ पर बोल्ड किसको किया है समझ जाना चाहिए आपको। एनीथिंग के साथ देन को बोल्ड करके दे दिया है। अब वो बोल रहा है कि आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग देन डिसऑनेस्टी। इसके अंदर उसने बोला है कि आप इसको इम्प्रूव कीजिए। अगर आप सेंटेंस को देखते हो तो सेंटेंस के अंदर एरर कहाँ पर है, एरर यहाँ पर है कि वो बोल रहा है आई कैन एक्सेप्ट, मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, एनीथिंग, आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग देन डिसऑनेस्टी। देन अगर यहाँ पर यूज़ किया है तो यहाँ पर क्या उसको अदर का यूज़ नहीं करना चाहिए, यहाँ पर अदर का यूज़ नहीं करना चाहिए। अदर का अगर वो यूज़ करेगा तभी तो मेरा सेंटेंस बनेगा कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ किसके सिवा, अदर देन देन नहीं अदर देन किसके सिवा, डिसऑनेस्टी के। बात समझ आई? तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखिए। जब आप ट्रांसलेट करके देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मेरा सेंटेंस कहाँ पर एरर दे रहा है, कहाँ पर एरर नहीं दे रहा है। अब एक सेंटेंस और देखते हैं इसी के ऊपर। यहाँ पर उसने दिया है सेंटेंस आई हैव गॉट सम टी। वो बोल रहा है आई हैव गॉट सम टी बट आई डू नॉट हैव अ, आई गॉट सम टी बट आई डू नॉट हैव अ शुगर। अब यहाँ पर बोल्ड जिसको किया है, बोल्ड उसने किया है ए को, यानी कि सम का जो यूज़ है सेंटेंस के अंदर वो बिल्कुल करेक्ट है। वो बोल रहा है खुद ही कि ये जो यूज़ किया है मैंने वो बिल्कुल करेक्ट है। तो उसने बोला है आई हैव गॉट सम टी बट आई डू नॉट हैव अ शुगर। अब अगर कोई नेगेटिव फॉर्म का सेंटेंस है, यहाँ पर आप देखिए उसने बोला है बट आई डू नॉट हैव अ शुगर। अगर नोट का यूज़ हो गया है तो यहाँ पर किसका यूज़ आना चाहिए, एनी का। सेंटेंस उसी फॉर्म में रहेगा जैसे यहाँ पर नाउन
के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब वर्ब और मेरा डिटर्मिनर यूज़ हुआ है और ऑब्जेक्ट आया है, ऐसे ही यहाँ पर नाउन मेरा आएगा, उसके बाद वर्ब की फॉर्म, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और वैसे ही आपका यहाँ पर जैसे यहाँ यूज़ हुआ है डिटर्मिनर, वैसे ही यहाँ पर डिटर्मिनर का आपको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे जो डिटर्मिनर यूज़ हुआ है वो नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। और सेंटेंस अगर मेरा नेगेटिव है तो नेगेटिव वे के अंदर ये सेंटेंस मेरा बनेगा, आई डू नॉट हैव एनी डाउट, यहाँ पर आ जाएगा आपका एनी, आई डू नॉट हैव एनी शुगर, आई हैव गोट सम टी बट आई डू नॉट हैव एनी शुगर। राइट, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी, ये प्रॉब्लम्स कि हम कैसे कैसे रूल्स को अप्लाई करने वाले हैं, कैसे कैसे एरर दिए जाते हैं। सेंटेंस की नेचर को देखिए, सेंटेंस को समझिए, सेंटेंस को समझेंगे तभी आपको समझ आएगा कि एरर मेरा कहाँ पर है। अब कुछ और देख लेते हैं इसके अंदर, जैसे द लेम बॉय, फिल इन द ब्लैंक देखते हैं अभी। द लेम बॉय ट्राइड टू climb, the lame boy tried to climb up the stairs, up the stairs without help। अब ऑप्शन के अंदर आपको सभी गिवन होंगे, सम, लिटिल, एनी, मैनी। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि क्या आने वाला है। द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयर विदाउट विदाउट एनी हेल्प, सिंपल, विदाउट एनी हेल्प। अब आगे देखते हैं सेंटेंस नेक्स्ट। लेट मी गिव यू, अब आगे ऑप्शन में आपको गिवन है, ऑप्शन में उसने दिया है एन एडवाइस, एनी एडवाइस, सम एडवाइस या सम एडवाइसेस। तो अब आप देखिए कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आने वाला है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आने वाला है लेट मी गिव यू। तो कैसा सेंटेंस हुआ मेरा, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अगर मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे, सम का। सो लेट मी गिव यू सम एडवाइस, नॉट एनी एडवाइस, सम एडवाइस। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट आर यू सर्चिंग, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, हैव यू लॉस्ट, आगे फिल इन द ब्लैंक है। तो ऑप्शन में आपको गिवन है एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग या नन ऑफ दीज। सो आप यहाँ पर देखेंगे व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, हैव यू लॉस्ट, तो क्या आना चाहिए, समथिंग आएगा कि एनीथिंग आएगा। व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, हैव यू लॉस्ट, तो यहाँ पर मेरा सेंटेंस यूज होगा एनीथिंग, नॉट समथिंग, एनीथिंग। अगर सेंटेंस मेरा इंटेरोगेटिव फॉर्म के अंदर है या नेगेटिव फॉर्म के अंदर है तो मैं एनी का यूज़ करता हूँ, यही हमने अभी पढ़ा है। अगर मैं किसी से कोई सवाल कर रहा हूँ तो मैं किस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, एनी का। अगर मैं किसी चीज़ को ऑफ़र कर रहा हूँ, ऑफरिंग कर रहा हूँ, तब मैं किसका यूज़ करूँगा, सम का। मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि क्या आप पानी लेंगे, क्या मुझे किताबें उधार देगा, क्या मुझे भाई 100 रुपये देगा। ठीक, ऐसे। तो अगर मैं किसी से मांग रहा हूँ, मतलब पूछ रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सम का। नहीं तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपका यूज़ होने वाला है एनी का। राइट, तो अभी हम कुछ और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, समथिंग और एनी और सम इस पर। जैसे एक सेंटेंस है आपका, डिस्पाइट, सेंटेंस है डिस्पाइट टेकिंग स्टेप्स encourage, despite taking steps to encourage foreign, despite taking steps to encourage foreign investment
देयर हैज़ बीन एनी substantial improvement any substantial improvement in our economy in our economy। अब देखिए ये बैंक पीओ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या किया है, उसने इसके 5 पार्ट कर दिए हैं, जैसे डिस्पाइट टेकिंग स्टेप्स टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट तक अलग कर दिया है। उसके बाद देयर हैज़ बीन एनी सब्सटेंशियल एनी तक कर दिया है, और आगे सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट, और यहाँ नो एरर कर देता है, वो ऐसे दे देता है। अब देखिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिख करके बच्चा एक तो पढ़ने में वैसे टाइम वेस्ट कर देगा, ऊपर से वो पहले बार में उसको समझ नहीं आएगी, फिर वो 2 बार इसको दोबारा पढ़ेगा और उसके बाद भी 50% चांस है कि वो उसको करेक्ट कर पाएगा। तो अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस बहुत खास सेंटेंस है। सेंटेंस के अंदर इतना भी कुछ मतलब वो नहीं है कि आंसर ना कर पाए। उसने साफ साफ बोल दिया है डिस्पाइट टेकिंग स्टेप्स टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब मैंने आपको कुछ वर्ड लिखवाए थे, जैसे मैंने लिखवाया था कि हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम वगैरह, ये जो वर्ड लिखवाए थे, तो मैंने इसके अंदर लिखवाया था कि जो नेगेटिव वे में किसी सेंटेंस को बोलते हैं, तो डिस्पाइट जो वर्ड है वो कैसा है, एक नेगेटिव वे का सेंटेंस है, मतलब ताना देने वाला सेंटेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्पाइट टेकिंग स्टेप्स टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाले स्टेप्स उठाने के, कदम उठाने के बावजूद भी, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद भी, देयर हैज़ बीन एनी सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट इन आवर इकोनॉमी, के इकोनॉमी के अंदर तो कोई खास इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती, कोई सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो अगर कोई मेरा नेगेटिव सेंटेंस है और वहाँ पर मैं एनी का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एनी का ही यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर मेरा किस चीज़ का यूज़ होना चाहिए, एनी का नहीं, यहाँ पर मेरा यूज़ होगा नो का। तो देयर हैज़ बीन नो एनी, क्योंकि मैं डेफिनेट हूँ उस चीज़ को लेकर के कि क्या हो रहा है, या तो मैं नोट एनी आएगा यहाँ पर, या नो का यूज़ होगा। ये मैंने आपको बताया था कि मैं सेंटेंस को करेक्ट कर सकता हूँ कैसे, नोट एनी करके या नो एनी करके, राइट। तो नेगेटिव वे का सेंटेंस है तो आपको पता होना चाहिए कि एनी का यूज़ होगा, और एनी का अगर यूज़ होगा तो किस टाइप से उसको हम यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस एक और देख लेते हैं। इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट टॉलरेट द mischief any much। अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस इस तरह से आपको गिवन है, इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट टॉलरेट द मिसचीफ एनी मच। तो अब सेंटेंस के अंदर एरर हमें फाइंड आउट करना है। अब सेंटेंस आप देखिए कि इनफ इज इनफ, ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, सभी यूज़ करते हैं, बोलते हैं इसको इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हुआ। आई कैन नॉट टॉलरेट द मिसचीफ, मैं इसको अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती। एनी मच, अब एनी मच, अब यहाँ पर ये जो मच है ना, मच, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मच का यूज़ अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट कर रहा है कि मच कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। अगर एनी का मैं यूज़ कर रहा हूँ तो एनी, सम, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, ये उठाते हैं कि इनमें से किसी को या किसी भी चीज़ के अंदर। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मच की कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो होती है मोर। तो यहाँ पर सेंटेंस मेरा होना चाहिए था इनफ इज़ इनफ, आई कैन नॉट टॉलरेट द मिसचीफ एनी मोर। तो कुछ शब्द जो मेरे होते हैं, कुछ लोग इनको फ्रेज बोल देते हैं, लेकिन अगर आप इनको लर्न करना चाहो तो लर्न कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कहाँ पर होगा। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन जब आपको कराऊंगा तो उसको और डिटेल में समझेंगे हम। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि अगर मैं कहीं तुलना कर रहा हूँ तो कैसे है, तुलना करना क्या है कि किन्हीं दो के बीच में चूज़ करना। और मच जो है वो मेरी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है कि ये तो बस बेस्ट थिंग के लिए हम चूज़ करेंगे। जैसे कि मेरे पास डिग्री की फॉर्म होती है गुड, बेटर, बेस्ट।
तो गुड जो है और बेटर जो है और बेस्ट जो है, तीनों अलग अलग फॉर्म है, एक ही डिग्री की फॉर्म है। तो कोई कंपैरेटिव है वो बेटर है, और बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है मेरी। तो ऐसे ही इसकी जो मेरी बनती है, तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी मेरी मोर। और एनी और सम जो है वो कैसे हैं, कंपैरिजन करने वाले वर्ड्स हैं। तो आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर मोर का यूज़ होगा। ऐसे आप कुछ शब्द होते हैं मेरे, जैसे एनी मोर, नो मोर, इस टाइप से आपने वर्ड्स सुने होंगे। तो ये जो होते हैं फ्रेसेस होते हैं, एक्चुअल में फ्रेशियल वर्ड्स होते हैं। और फ्रेसेस के अंदर किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं किया जाता, जैसे एनी मोर हुआ, नो मोर हुआ, नो लॉन्गर हुआ। ऐसे ये बहुत से वर्ड्स होते हैं, इनके अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करते। अगर कहीं पर किसी ने चेंज करने की कोशिश की है तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो सम और एनी कैसे कैसे यूज़ होते हैं, क्या क्या इनका यूज़ होता है, ये हमने देखा। तो अभी हम आगे देखेंगे अगले वर्ड हमारे ग्रुप बी कैटेगरी के डिटर्मिनर जो हैं वो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी दिलचस्प भी हैं। इनके यूजेस अलग अलग हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ईच के बारे में। ईच, ईच, ईच किसके लिए यूज़ करते हैं? ईच का मतलब होता है हर एक। अब ईच क्या है? ईच जो है वो मेरा ऐसा वर्ड है कि ये डिटर्मिनर होने के साथ साथ एक प्रोनाउन भी है। ये डिटर्मिनर भी है और साथ ही साथ एक प्रोनाउन भी है। यानी कि ये पहचान भी बताता है और साथ ही साथ ये एक सर्वनाम भी है। जैसे मैं यहाँ बोल देता हूँ एक सेंटेंस, ईच ऑफ द बॉयज़। तो यहाँ पर ईच का जो यूज़ हुआ है वो कैसे यूज़ हुआ है? यहाँ पर ईच एक प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर मैं इसको एक डिटर्मिनर की तरह लिखूँ तो डिटर्मिनर की तरह मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ईच बॉय। यहाँ पर ये लड़के की पहचान बता रहा है, राइट। तो ईच जो है मेरा वो प्रोनाउन की तरह भी यूज़ होगा और ईच मेरा डिटर्मिनर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ईच के साथ एक केस मेरा हमेशा रहेगा कि जहाँ पर भी मेरा ईच यूज़ होगा, ईच जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है। और अगर ईच एक सिंगुलर वर्ड है तो ये जहाँ पर भी यूज़ होगा तो ईच के साथ हमेशा नाउन सिंगुलर रहने वाला है। जो मेरा नाउन रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। यानी कि मैं यहाँ पर, जैसे मैं वहाँ देख रहा था कि सम बॉयज़ या एनी बॉयज़, तो यहाँ पर जो है मेरा सेंटेंस रहने वाला है वो हमेशा सिंगुलर रहने वाला है, क्योंकि ईच मेरा कैसा वर्ड है? ईच मेरा एक सिंगुलर वर्ड है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें कोई गलती मत कीजिएगा, ठीक है। ईच के साथ आप कभी भी प्लूरल सेंटेंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर सेंटेंस का इस्तेमाल करना है तो वो एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा होगा, ईच ऑफ द बॉयज़, ऐसे, ठीक है। अब ईच के कुछ बेसिक यूसेस मैं आपको बताता हूँ कि ईच के लिए क्या नियम, क्या कायदे कानून रहेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, द प्रिंसिपल गेव अवे द स्टूडेंट, द प्रिंसिपल गेव अवे द स्टूडेंट्स ईच ए मेरिट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर सेंटेंस बोल रहा है कि प्रिंसिपल गेव अवे द स्टूडेंट्स ईच अ मेरिट सर्टिफिकेट। तो प्रिंसिपल ने हर एक बच्चे को क्या दिया है? मेरिट सर्टिफिकेट दिया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा सेंटेंस का इस्तेमाल कैसे हुआ है। सेंटेंस के अंदर मैंने देखा है कि मेरा सब्जेक्ट आया है, वर्ब आया है, ऑब्जेक्ट आया है। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? प्लूरल है। स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। और प्लूरल के बाद मैंने क्या किया है? ईच का इस्तेमाल कर लिया है प्लूरल के बाद। तो मुझे ये देखने में आया कि ईच का इस्तेमाल प्लूरल के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या होगी? शर्त ये होगी कि ईच किसी भी सेंटेंस का आखिरी वर्ड नहीं हो सकता। प्लूरल के बाद तो आप इसको बेशक इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये सेंटेंस का आखिरी शब्द कभी नहीं हो सकता। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, वी हैव इनवाइटेड आवर रिलेटिव्स ईच। तो अब ईच पर आकर के सेंटेंस खत्म हो रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर रिलेटिव्स कैसा हुआ? प्लूरल हुआ। और उसके बाद आपका क्या हो रहा है? ईच आ रहा है। तो सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा,
ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। अगर मुझे इसको करेक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ईच को उठा करके यहाँ लेकर के आना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखूंगा ईच ऑफ आवर रिलेटिव्स। तो वी हैव इनवाइटेड ईच ऑफ आवर रिलेटिव्स, ऐसे मेरा सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ईच अगर सेंटेंस का आखिरी वर्ड नहीं हो सकता तो फिर हमें देखने में आया कि कुछ सेंटेंसेस के अंदर ईच जो है वो लास्ट वर्ड हो जाता है। जैसे आई बोट दीज पेंट्स 1000 रुपी ईच। अब यहाँ पर सेंटेंस देखिए, पेंट्स आएगा। सो आई बोट दीज पेंट्स 100 रुपी ईच। तो क्या मेरा सेंटेंस करेक्ट है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। अगर अगर कभी भी आपका रुपयों की बात हो रही है और रुपयों की बात जैसे ही ख़त्म होती है तो वहाँ पर सेंटेंस का आखिरी वर्ड ईच हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक केस के अंदर हो सकता है, और वो केस क्या हुआ कि अगर कहीं पर किसी अमाउंट का जिक्र है या प्राइस का जिक्र है तो वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ईच को आखिरी शब्द की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया। अगर अन्य किसी भी सेंटेंस के अंदर ईच का इस्तेमाल आखिरी शब्द के रूप में नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर जैसे सेंटेंस था, प्रिंसिपल गेव अवे द स्टूडेंट ईच अ मेरिट सर्टिफिकेट, प्लूरल के बाद आपका ईच आया, लेकिन उसके बाद आगे भी सेंटेंस है। राइट, ये बातें कुछ समझ आई ईच के बारे में। ईच के साथ आप हमेशा ही सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे। अगर आपको प्लूरल का यूज़ करना है तो एज अ प्रोनाउन ऑफ द करके आप करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने किया है ईच ऑफ आवर रिलेटिव्स, ऐसे किया है ऐसे। तो सेम टू सेम रूल्स आप देखोगे कि डिटर्मिनर के रूल्स जो शुरुआत से लागू हो रहे हैं सभी डिटर्मिनर्स के अंदर लगभग सेम सेम रहेंगे। ट्रांसलेटिव पर्पज से आप चेक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लगने लग जाएगा कि कौन सा सेंटेंस मेरा करेक्ट हुआ है और कौन सा सेंटेंस मेरा इनकरेक्ट यहाँ पर बता रहा है। राइट, तो ये थे ईच के कुछ इंपॉर्टेंट रूल। अच्छा, एक रूल और है ईच के बारे में कि हम इसको एडवर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे, अभी फ़िलहाल इतना जान लीजिए कि एडवर्ब वो होते हैं जो किसी क्रिया की यानी वर्ब की विशेषता को बताते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, वी हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है वी हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। अब यहाँ पर ये देखिए कि बात किसकी हो रही है, हमारी। हमें कहाँ इनवाइट किया गया है? पार्टी के अंदर इनवाइट किया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंटेंस ईच का अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो ईच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईच रिप्रेजेंट कर रहा है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है वी, यानी कि हम। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ वी हैव ईच बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, यानी कि हम में से हर एक को पार्टी के अंदर इनवाइट किया गया है। ठीक है, तो सेंटेंस मेरा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि अगर ईच का रिलेशन सब्जेक्ट के साथ होगा, अगर ईच का रिलेशन सब्जेक्ट के साथ होगा तो हम इसको वर्ब के साथ भी रख सकते हैं। वर्ब के साथ हमने इसको कैसे यूज़ कर लिया? ये मेरा क्या हुआ? वर्ब हुआ। बी वॉज बीन, वर्ब की फुल फॉर्म जो होती है मतलब बी की, वो क्या होती है? बी वॉज बीन। तो यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, बीन यूज़ किया है और उसके साथ हमने ईच का यूज़ कर लिया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरा सब्जेक्ट के साथ ईच का रिलेशन है तो मैं इसको वर्ब की फॉर्म के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, अभी तक हमने देखा था कि नाउन के साथ ही हम ईच का इस्तेमाल कर रहे थे, सेंटेंस के आखिर में ईच का इस्तेमाल कर रहे थे। आखिर में कहाँ करना है और आखिर में कहाँ पर नहीं करना है वो सब हमने देख लिया। तीसरा इस्तेमाल ईच का हम वर्ब के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब इसका सब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई संबंध हो। ठीक है, अब देखते हैं, ये हुआ ईच का किस्सा ख़त्म। अब हम बात करते हैं, एक ईच से मिला जुला शब्द है, वो है एवरी। वो वर्ड है मेरा एवरी।
अब एवरी जो वर्ड है, एवरी वर्ड भी बिल्कुल ईच की तरह है। जैसे ईच जो है वो प्रोनाउन और डिटर्मिनर दोनों है, वहीं एवरी क्या है, एवरी सिर्फ और सिर्फ एक डिटर्मिनर है। इट इज़ ओनली एंड डिटर्मिनर, नॉट अ प्रोनाउन। तो अगर ये डिटर्मिनर है तो वहाँ से मुझे पता चलता है कि डिटर्मिनर का यूज़ कहाँ पर होगा, सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ होगा। डिटर्मिनर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ ही हम करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनर क्या करते हैं, पहचान बताते हैं। और पहचान किसकी बतानी होती है, नाउन की, संज्ञा की पहचान बतानी होती है। तो देखते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, एवरी बुक इज़ कॉस्टली। अब मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है एवरी बुक इज़ कॉस्टली, तो मैंने एवरी का इस्तेमाल किसके साथ किया है, बुक के साथ किया है। और बुक क्या है, एक नाउन है। तो एवरी बुक इज़ कॉस्टली, बिल्कुल सेंटेंस मेरा करेक्ट है। अगर यहीं पर मैं ये बात लिखने लगूँ, एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ, एवरी ऑफ द बॉयज़ हैज़ कम। मैंने सेंटेंस लिखा है एवरी ऑफ द बॉयज़ हैज़ कम। तो आप देखेंगे कि एवरी का इस्तेमाल इस फॉर्म में कभी नहीं किया जा सकता। एवरी ऑफ द करके कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर सेंटेंस को करेक्ट करना है तो या तो मैं सेंटेंस को लिखूँगा एवरी बॉय, या तो मैं एवरी बॉय लिखूँगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ईच के और एवरी के साथ यहाँ पर सिंगुलर नाउन का ही यूज़ होगा, प्लूरल का यूज़ कभी मत कर दीजिएगा, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। या तो मैं एवरी बॉय लिखूँगा या फिर मैं यहाँ से एवरी को हटा करके इसको लिख सकता हूँ ईच ऑफ द बॉयज़। दोनों तरीके से मेरा सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आई? या तो मैं एवरी बॉय लिखूँगा या ईच ऑफ द बॉयज़ लिख दूंगा। लेकिन एक तरीके से और मैं इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मुझे इसी फॉर्म में सेंटेंस को रखना है और ईच को लेकर के नहीं आना है, तो फिर मैं सेंटेंस को कैसे लिखूँगा? फिर मैं सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूँ कि एवरी वन ऑफ द बॉयज़। तो यानी कि मैंने देखा कि मैं एवरी की जगह पर एवरी वन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यानी कि एवरी वन अगर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ तो एवरी वन के साथ या तो प्रोनाउन आएगा या फिर कोई डिटर्मिनर आएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है एवरी वन प्लस ऑफ आया है, प्लस एक डिटर्मिनर आ गया है और प्लस नाउन आया है। यानी कि एवरी वन प्लस ऑफ प्लस आपका प्रोनाउन या डिटर्मिनर और प्लस नाउन। राइट, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी कि कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो अब इसका एक और सेंटेंस का यूज़ मैं आपको बताता हूँ, एवरीवन को कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस में लिखता हूँ एवरी वन ऑफ माई पेन्स इज़ कॉस्टली। एवरी वन ऑफ माई पेन्स इज़ कॉस्टली। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सेंटेंस क्या मेरा बिल्कुल करेक्ट है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कैसे करेक्ट है। यहाँ पर ये आपका एवरी वन आया है, एवरी वन के बाद बोला है कि ऑफ आएगा और ऑफ के बाद कोई प्रोनाउन या डिटर्मिनर आएगा और उसके बाद आपका नाउन आएगा, तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ब की डिग्री है, वर्ब की फॉर्म है, वो क्या यूज़ हुई है? ये सिंगुलर के लिए यूज़ हुई है। एवरी वन जो है वो किसके बारे में बात हो रही है? एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ईच में अगर बात हो रही है तो एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। एवरी में अगर बात हो रही है तो एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर इसने चुनाव कर लिया है कि जितने उसके पास, यानी कि जितने मेरे पास पेन हैं उन पेन में से एक, एवरी वन, तो इसीलिए यहाँ पर इज़ आया है। अगर सेंटेंस के अंदर यहाँ पर आर लगा होता तो गलती कहाँ हो जाती? यहाँ हो जाती। राइट, तो इस तरह से एरर को पकड़ना सीखिए। एरर कहाँ कहाँ किस तरह से किस फॉर्म में आपको मिलेंगे वो मैंने आपको बताया। ईच और एवरी
हर परिस्थिति के अंदर इनमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल आप करने वाले हैं, और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल क्यों करने वाले हैं वो भी मैंने आपको बताया है। तो चलिए, अब हम एवरी को यूज़ कर रहे थे, तो अब देखते हैं कि एवरी को अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस के अंदर लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा। नोट एवरी स्टूडेंट हैज़ बीन एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस मैंने क्या लिखा है। सेंटेंस मैंने लिखा है नोट एवरी स्टूडेंट, टी कर लो, स्टूडेंट, नोट एवरी स्टूडेंट हैज़ बीन एबल टू, नोट एवरी स्टूडेंट हैज़ बीन एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आपने देखा कि यहाँ पर नो का यूज़ किया गया है, नोट का यूज़ किया गया है एवरी के पहले। तो एवरी को अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर लिखना है तो उससे पहले मुझे हमेशा ही नोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी मैं सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म के अंदर बना पाऊंगा, राइट। अब अगर मुझे समय की अवधि बतानी होती है, किसी टाइम पीरियड को बताना है, जैसे ही विजिट्स आवर, ही विजिट्स आवर होम एवरी 2 वीक्स। अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बोला कि अगर मुझे टाइम बताना है, किसी टाइम पीरियड के बारे में बताना है, तो वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि एवरी के साथ मैं प्लूरल का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर प्लूरल क्या यूज़ कर लिया है, 2 वीक्स। अब 2 वीक्स की अगर वो बात कर रहा है तो ये क्या है, एक टाइम पीरियड है। अगर टाइम पीरियड की कभी भी बात होगी तो वहाँ पर एवरी के साथ प्लूरल का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही केस ऐसा है जहाँ पर एवरी के साथ प्लूरल का इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो है अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात मेरी हो रही है। जैसे कि एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसके अंदर, यू कैन गेट ए लोकल ट्रेन, यू कैन गेट ए लोकल ट्रेन फ्रॉम हेयर इन एवरी, फ्रॉम हेयर नहीं है, फ्रॉम हेयर एवरी 20 मिनट्स। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि हमने क्या किया है, एवरी के बाद ये प्लूरल का यूज़ कर लिया है 20 मिनट्स का। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने बात की है एक चीज़ की कि अगर कभी भी टाइम पीरियड की बात हुई है, जैसे इन 2 सेंटेंसेस के अंदर हमने देखा है कि टाइम पीरियड की बात हुई है, तो मैं एवरी के बाद प्लूरल नाउन का यूज़ कर सकता हूँ और वो मेरा सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट रहेगा, राइट। तो हमने देखा कि एवरी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, सिंगुलर इसके साथ वर्ब यूज़ होगा, नेगेटिव में अगर मुझे बनाना है तो नोट का इस्तेमाल इसके साथ किया जाएगा, और अगर इसके साथ मैं प्लूरल का यूज़ करता हूँ तो वो कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड के केसेस के अंदर होगा। अब हमने 2 सेंटेंसेस डिस्कस किए थे, ईच और एवरी। अब हम देख लेते हैं कि इनके बीच की सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं, राइट। तो बात कर लेते हैं ईच और एवरी दोनों के बारे में। अब ईच और एवरी जो दो हैं, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम सेम से हैं। हमने देखा कि दोनों को सिंगुलर के बारे में बात करते हैं, सिंगल सेंटेंसेस हैं, और जो ये मेरे ईच जो है वो कैसा है, वो डिटर्मिनर एज वेल एज ए प्रोनाउन है, और एवरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक डिटर्मिनर है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ की बात है उसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि ईच का जो यूज़ होगा, ईच ईच हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के लिए यूज़ होगा। 2 लोगों के लिए अगर बात हो रही है, 2 लोगों के लिए या उससे ज़्यादा के लिए, या उससे ज़्यादा के लिए बात हो रही है, वहाँ पर आपका क्या यूज़ होगा, ईच का यूज़ होगा। और अब मैं बात कर लेता हूँ कि एवरी का यूज़ फिर कहाँ होगा। अगर ईच का आपने बोल दिया कि 2 के लिए हो रहा है तो एवरी का यूज़ होगा 3 लोगों
या उससे ज़्यादा। बात समझ आई? अब जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर, ईच ऑफ माई 10 पेन्स राइट स्मूथली। अब मैंने बात किसके बारे में की है? 10 पेनों के बारे में की है। ईच ऑफ माई 10 पेन्स। अब इस सेंटेंस के अंदर मैंने एक एरर कर दिया। वो एरर क्या किया कि ईच अगर आया है तो मेरा आगे जो यूज़ होने वाला है वर्ब वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर मैंने प्लूरल कर दिया था, इसको सिंगुलर करना है, राइट्स स्मूथली। तो आप इस बात को देखिए कि 10 पेनों के बारे में बात हुई है। अभी मैंने आपको बताया कि 2 लोगों के लिए या उससे ज़्यादा के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कैसे बात करूँगा? ईच का मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यानी कि यहाँ अब हमने देखा कि मेरी किसके बारे में बात हो रही है? 10 पेनों के बारे में बात हो रही है, तो मैं ईच का यूज़ कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी एक सेंटेंस और देखते हैं, भानु हैज़ 2 sons. Bhanu has 2 sons and every one of them is brilliant in studies. अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है? वो बोल रहा है कि भानु के पास 2 लड़के हैं और हर एक पढ़ने में होशियार है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अब यहाँ पर देखिए बात किसके बारे में हुई है? अभी मैंने बताया कि 2 लोगों के बारे में अगर बात होती है तो ईच का इस्तेमाल होगा। यहाँ उसके 2 बेटों के बारे में बात हुई है। अगर 2 बेटों के बारे में बात हुई है तो यहाँ एवरी नहीं आएगा, तो यहाँ पर ईच का यूज़ किया जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि भानु हैज़ 2 सन्स एंड ईच वन ऑफ देम इज़ ब्रिलियंट इन स्टडीज़। तो उम्मीद है आप ये बात समझ चुके होंगे अच्छे से। तो इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। अक्सर इस बात में कन्फ्यूज़न रहती है कि ईच का यूज़ कहाँ करना है और एवरी का यूज़ कहाँ करना है। तो सिंपल सी बात है, ईच का इस्तेमाल हम करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा के बारे में अगर बात हो रही है तो वहाँ पर हम ईच का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पर एवरी का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर कहीं 4 बंदों के बारे में बात हो गई तो ईच का इस्तेमाल करेंगे कि एवरी का इस्तेमाल करेंगे? तो दोनों का इस्तेमाल करेक्ट है। ठीक है, अब आगे और डिस्कस कर लेते हैं ईच और एवरी के बारे में। अब एक बात आती है कि कई बार सेंटेंसेस में ऐसे बोला जाता है कि, जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से इसको समझते हैं, ईच सीरियस स्टूडेंट वांट्स टू बिल्ड ए गुड करियर। तो यहाँ पर हमने किसकी बात की है? सीरियस स्टूडेंट के बारे में बात की है। ईच सीरियस स्टूडेंट वांट्स टू बिल्ड अ गुड करियर। तो आप एक बात देखिए, बात तो बच्चे की हो रही है, हर एक बच्चे की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ईच का इस्तेमाल नहीं होगा। ईच का इस्तेमाल नहीं होगा तो यहाँ क्या किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा? यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा एवरी का। इसको हटा देंगे तो एवरी सीरियस स्टूडेंट वांट्स टू बिल्ड अ गुड कैरियर। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमने यहाँ पर एवरी का इस्तेमाल क्यों किया? अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस एकदम से समझ आ जाएगा। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ अ banana tree, practically every part of a banana tree can be eaten, can be eaten। तो अब देखिए वो क्या बात बोल रहा है? वो बोल रहा है कि प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ बनाना ट्री कैन बी ईटन। मतलब कि प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल है कि बनाना ट्री का हर एक पार्ट खाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एवरी का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर ईच का इस्तेमाल होगा।
अब यहाँ पर एवरी का इस्तेमाल और यहाँ पर ईच का इस्तेमाल, तो ऐसा क्या हुआ कि सेंटेंस के अंदर ऐसा किस चीज़ के बारे में बात कर ली गई कि सेंटेंस मेरा इनकरेक्ट हो गया। तो अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर ऊपर देखिए सीरियस स्टूडेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो सीरियस स्टूडेंट मतलब दुनिया में जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं, तो अगर मैंने किसी को कंबाइन करके एक वर्ग या समूह को अगर मैंने कंबाइन करके कोई बात बोलनी चाहिए, किसी एक वर्ग की बात बोली जा रही है, वर्ग कौन सा है, वो सीरियस स्टूडेंट्स का, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सीरियस स्टूडेंट्स सभी की बात हो चुकी है। तो वहाँ पर अगर मैंने ऐसे सबको कंबाइन कर दिया तो वहाँ मैं एवरी का इस्तेमाल करूँगा। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या हुआ कि हमने बनाना ट्री के बारे में बात की है और बनाना ट्री को हमने पार्ट्स में तोड़ दिया, यानी कि बनाना ट्री का हर एक हिस्सा, अगर मैंने किसी चीज़ को, किसी बड़ी चीज़ को हर एक छोटे छोटे हिस्से में काट लिया तो मैं बात करूँगा ईच की। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। ट्रांसलेशन से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर मैं किसी एक बड़े समूह की बात करता हूँ तो मैं यूज़ करूँगा एवरी का, और अगर मैं उस बड़े समूह को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे खंड में तोड़ देता हूँ तो मैं यूज़ करने वाला हूँ ईच का। इन दोनों एग्जाम्पल से आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। सीरियस स्टूडेंट की बात हुई है तो सिर्फ एक सीरियस स्टूडेंट की नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं उस सभी वर्ग को संबोधित किया गया है सेंटेंस के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का जिक्र नहीं आया है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी बनाना ट्रीज हैं, बात तो सभी बनाना ट्री की हुई है, लेकिन उसने बात ये कर ली कि बनाना ट्री को उसने पार्ट में तोड़ दिया। उसने बात की है कि बनाना ट्री के हर एक हिस्से को खाया जा सकता है। तो अगर हर एक हिस्से के बारे में बात हुई है तो हर एक के लिए यहाँ पर सेंटेंस आने वाला है ईच। तो ये हमने देखी कि मेरा ईच और एवरी के लिए क्या क्या यूजेस के रूल थे, और ईच और एवरी के बीच की हमने सिमिलैरिटीज़ और कहाँ कहाँ इसको यूज़ करना है वो हमने देखा। तो अभी इसके ऊपर देखते हैं हम कुछ प्रॉब्लम्स, ईच और एवरी के ऊपर की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेंटेंस है मेरा, ये बैंकिंग के अंदर पूछा गया है, आईबीपीएस क्लर्क के अंदर। इन हिज ओपिनियन, एवरी सीनियर सिटीजन्स, एवरी सीनियर सिटीजन्स विल बेनिफिट फ्रॉम द न्यू रूल, अब उसने क्या बोला है, उसने एरर स्पॉटिंग पूछी है। इसके अंदर सिंपल सा सेंटेंस दिया है, विल बेनिफिट फ्रॉम द न्यू रूल, ऐसा करके उसने दे दिया है। ये 5 पार्ट्स में उसने उसको तोड़ दिया है। अब आप यहाँ पर देखिए कि सेंटेंस के अंदर क्या हुआ है यूज़। सेंटेंस के अंदर किस चीज़ का यूज़ हुआ है, सेंटेंस के अंदर यूज़ हुआ है किसका, सिटीजन्स का। सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है सिटीजन्स का। इन हिज ओपिनियन एवरी सीनियर सिटीजन्स। तो अब हमने बताया था कि अगर ईच या एवरी आया है तो उसके साथ किसका यूज होता है, हमेशा ही हमेशा नाउन सिंगुलर रहेगा। तो यहाँ पर सिटीजन्स की जगह पर क्या होगा, ये एस हट जाएगा, इस एस को उड़ाना पड़ेगा, तो सिंपल सिटीजन आएगा। इन हिज ओपिनियन एवरी सीनियर सिटीजन विल बेनिफिट फ्रॉम द न्यू रूल। अब आप देखेंगे कि इतना छोटा सा एरर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। सेंटेंसेस को देखिए, अच्छे से समझिए, रूल्स वगैरह क्यों सीखे जाते हैं, सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए। अगर ग्रामेटिकली मुझे करेक्ट करना है तो फिर इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे होते हैं, क्या वो दिखने में सही लगते हैं या गलत लगते हैं, तो ये सब जब हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर बोलता है, वुमेन आर नाउ वर्किंग इन every fields like teaching, medicine, law, etc। अब इस सेंटेंस को उसने क्या किया है, अगेन 5 पार्टीशन के अंदर डिवाइड कर दिया है। फील्ड्स लाइक टीचिंग, मेडिसिन, 4 पार्ट्स के अंदर उसने तोड़ दिया है। ये एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है,
तो देखिए वो क्या बोल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, औरतों के बारे में बात हो रही है, वुमेन, पूरी औरत जात के बारे में बात है, वुमेन प्लूरल। देखिए वुमेन आर नाउ वर्किंग इन एवरी फील्ड्स। अब अगेन मेरी नज़र जो है वो जा करके यहाँ पर टिक जाती है कि एवरी का इस्तेमाल हुआ है और साथ में किस चीज़ का इस्तेमाल कर लिया उसने, फील्ड्स का। फील्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यहाँ पर फील्ड आना चाहिए, वुमेन वर्किंग इन एवरी फील्ड, राइट। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट shook hands with all the person all the persons on the dais। ऑन द डाइस, डाइस की स्पेलिंग गलत कर दिए, AIS आना है, स्टेज की बात हो रही है। अब यहाँ पर उसने क्या किया, शोक हैंड्स विद ऑल, इसको उसने क्या कर दिया, शोक हैंड्स विद ऑल द पर्सन्स में इंक्लूड कर दीजिए, इसको उसने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, इसको उसने बोल्ड करके दे दिया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एरर फाइंड आउट करना है। अब अगर मुझे यहाँ पर एरर फाइंड आउट करना है तो मुझे सामने नजर आया कि प्रेसिडेंट शूक हैंड्स विद ऑल द पर्सन ऑन द डाइस, स्टेज पर जितने व्यक्ति थे सभी के साथ, सभी नहीं यूज़ होगा। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करके भी देखूं तो मैं ये बोलूँगा कि प्रेसिडेंट ने जितने भी व्यक्ति वहाँ मौजूद थे उन सभी से, हर एक से हाथ मिलाया, ना कि उन सभी से हाथ मिलाया, उन हर एक से हाथ मिलाया। तो ऐसे मैं यूज़ करूँगा। तो ऐसे अगर मैं बोलता हूँ तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, ऑल की जगह पर एवरी का यूज़ हो जाना चाहिए। तो मैं बोलूँगा शूक हैंड विद एवरी। अब द पर्सन नहीं आएगा, अब अगर एवरी का यूज़ हो चुका है तो अब किसका यूज़ होना चाहिए, शूक हैंड्स विद एवरी पर्सन की बजाय मैं अगर इसको ऑल द पर्सन सारा हटा दूं और मैं यहाँ पर लिख दूँ एवरी वन, तो मेरा सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाता है। द प्रेसिडेंट शूक हैंड्स विद एवरी वन ऑन द डाइस। बात मेरी समझ आई। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोला है उसने कि प्रेसिडेंट शूक हैंड्स विद ऑल द पर्सन्स। अब ऑल द पर्सन्स जो सेंटेंस आया है तो मैं देखता हूँ कि इस सेंटेंस को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन के अंदर जो सेंटेंस गिवन है वो है शूक हैंड्स विद ऑल, या शूक हैंड्स विद ईच ऑफ द पर्सन्स, या शूक हैंड्स विद एवरीवन, या नन ऑफ दीज, या नो इम्प्रूवमेंट मतलब। तो मैंने देखा कि अगर मैं लिख देता हूँ शूक हैंड्स विद एवरीवन, ईच तो नहीं आएगा, हर एक को मैं सेपरेट सेपरेट तो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो चीज़ जहाँ है वो वहीं की वहीं है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हाथ मिलाने की, तो मैं यूज़ करूँगा शूक हैंड्स विद एवरीवन, राइट। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट, ईच एंड साफ साफ लिख लेते हैं थोड़ा, ईच एंड एवरी वन ऑफ द participants, each and every one of the participants is expected to contribute, is expected to contribute, is expected to contribute generously to the cause, generously to the cause। अब आपको एरर बताना है, ईच एंड एवरी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट जेनरसली टू द कॉज। अब आप सेंटेंस के अंदर देखिए, सेंटेंस के अंदर उसने आपको क्या बोला है। अब सेंटेंस अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे किस किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। देखिए ईच एंड एवरी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट generously to the cause।
सेंटेंस में ईच एंड एवरी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि एंड कंजक्शन को यूज़ करके दोनों को कंबाइन कर दिया, प्लस आपका ऑफ आया, प्लस डिटर्मिनर आया, उसके बाद आपका नाउन आया, तो सेंटेंस मेरा बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी एरर नहीं है इस पोर्शन के अंदर। आगे मैं देखता हूँ इज़ का यूज़ हुआ है, वो भी बिल्कुल सही है क्योंकि इनके साथ सिंगुलर ही यूज़ होगा। एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट जनरसली टू द कॉज, तो सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है, तो मेरा सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा इसका नो एरर, राइट। तो हमने देखा कि ईच, आज हमने जो डिस्कस किया, सम का यूज़ कहाँ करते हैं, एनी क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, सम और एनी को कंबाइन करके कहाँ यूज़ करते हैं, क्या उनके बीच की सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं। फिर हमने डिस्कस किया ईच को, एवरी को, ईच और एवरी दोनों को इकट्ठा देखा। तो हमने जो कुछ भी ये पिछले मतलब डिटर्मिनर्स हैं अलग अलग ग्रुप बी के, अब ग्रुप बी के कुछ और डिटर्मिनर्स भी हम रहते हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर कर लेंगे, तो सारा डिटर्मिनर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आपका डिटर्मिनर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो मोटे मोटे वर्ड हैं, सम, एनी, लिटिल, फ्यू, आइदर, नाइदर, इनके ऊपर बहुत सी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, बहुत सी, हर एक पेपर के अंदर आपको एक ना एक क्वेश्चन इनके ऊपर एग्जैक्टली मिलता है डायरेक्टली। तो इनको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये छोटे छोटे से एरर्स देते हैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के अंदर, और हमें वो नज़र नहीं आते। तो जितना कितना कराया गया है उनके अपने साफ साफ नोट्स बनाइए, प्रीवियस जो कुछ भी हो चुका है उसको रिवाइज़ कीजिए, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कीजिए, जो रूल्स बताए गए हैं उन रूल्स को लगा करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी ग्रामर पर पकड़ मजबूत होती जाएगी, आपको लगने लगेगा कि हाँ, यहाँ पर सेंटेंस के अंदर एरर है, यहाँ पर एरर नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश में उस सेंटेंस के अंदर आती है जहाँ पर एरर नहीं होता है, जैसे कि ये मेरा सेंटेंस था ग्रामेटिकली करेक्ट, क्योंकि मेरे माइंड सेट यही रहता है कि अगर एग्ज़ाम के अंदर मुझे पूछा है कि एरर स्पॉट करना है तो एरर उसके अंदर है ही, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। रूल्स इसीलिए किए जाते हैं, हम इसीलिए इनको पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन में आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि ट्रांसलेशन पे फोकस कीजिए। उसका मेन रीज़न यही है कि हम ये माइंडसेट लेकर के जाते हैं कि सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई एरर है। और इसी सेंटेंस की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इस सेंटेंस को कोई भी बच्चा देखेगा तो वो अगर मान लीजिए इस चीज़ को भूल चुका है कि ऑफ प्लस द प्लस पार्टिसिपेंट्स जैसे लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो वो बोलेगा कि इसमें ही कहीं ना कहीं एरर होगा और ए फिल करके आ जाएगा। अब सेंटेंस का सही आंसर है डी, क्योंकि इसके अंदर कोई एरर ही नहीं है। तो आप इस माइंडसेट से बिल्कुल मत जाइएगा, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते जाओगे आप उतने ही एफिशिएंट बनते जाओगे। तो वीडियो को एक बार दोबारा से, अगर आपको नहीं समझ आए तो दोबारा से देखिए। वीडियो लेक्चर्स का यही मतलब है कि जितनी बार आपको लगे कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या बताया गया है। मैंने आपको हर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है कि एक प्रॉब्लम को मैं मल्टीपल वेज से कैसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो अच्छे से नोट्स बनाइए, अपने अपनी प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम आपके बहुत जल्द आ रहे हैं और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फोकस करिए। अब तो एसएससी के टायर 2 के अंदर भी इंग्लिश की वेटेज ही ज़्यादा रखी है उन्होंने, क्राइटेरिया चेंज करने के बाद भी। तो इंग्लिश इज़ द मेन, तो इस पर अपना फोकस ज़रूर रखिए। बिल्कुल आसान है इंग्लिश, अगर आप इसको समझ के करोगे, पढ़ के करोगे तो बिल्कुल आसान आसान है। और अगर आप जाओगे तुक्के के भरोसे तो फिर ये बिल्कुल मुश्किल है, तब आपसे नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिस की थिंग है, आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके रूल्स रेगुलेशंस रिफाइन होते जाएंगे, आपको इनको याद नहीं रखना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आप डायरेक्टली सेंटेंस को पढ़ करके बता दोगे कि यहाँ पर एरर है, यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ डिटर्मिनर को, उस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।